इस सत्र में हम श्रीलंका की इकोनॉमी, उसका किस तरह से कोलैप्स हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि लगभग एक जैसी परिस्थितियां दूसरे देशों में भी है और इसको इस श्रीलंका की घटनाओं को एक दिशा सूचक, एक पॉइंटर के रूप में ही निरपेक्ष इसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। श्रीलंका की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ करीब की आबादी है और श्रीलंका के पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री का डेवलप किया जा सके, कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू किया जा सके। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधन का प्रश्न है, वो इस देश में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, क्योंकि इसकी कोस्टलाइन चारों ओर फैली हुई है, तो वहाँ पर पर्यटन का विकास अच्छा हुआ और पर्यटन के जरिए जो विदेशी मुद्रा है वो उनका एक प्रमुख जो है ना सोर्स जो है और आर्थिक प्रगति का एक आधार था। जब कोविड का प्रभाव पूरे विश्व में हुआ तो टूरिज्म की इंडस्ट्री जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुई और स्वाभाविक रूप से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ा। मगर ये प्रभाव जिन्हें कि कह सकते हैं कि 2 साल लगभग लगे, वो उतना गंभीर नहीं था कि उसको रिकवर ना किया जा सके। कुछ तथ्य ये भी है कि कुछ गलत निर्णय जो है, क्योंकि खेती एग्रीकल्चर भी वहाँ पर काफी बड़े भूभाग पर, श्रीलंका का जो भूभाग है वैसे तो ज्यादातर वो जंगलों से पहाड़ों से ढका हुआ है, मगर जो भी वहाँ पे कृषि संबंधी एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी होती है, विशेषकर चाय और दूसरी फसलें जो है, मिर्च मसाले ये वो सब जो है, वो भी वहाँ का किसान जो है, जैसे भारत में पारंपरिक गति तरीके से खेती होती है तो वहाँ भी पारंपरिक तरीके से ही खेती होती है। उद्देश्य अच्छे थे, मगर वहाँ की सरकार ने एकदम बिना तैयारी के जैविक खेती को प्राथमिकता दे दी और जो पुरानी खेती के जो पारंपरिक तरीके थे उसको लगभग जो है उन्होंने खत्म करने का इसी दौरान कर दिया। अगर उद्देश्य अच्छे भी हों और किसानों को जो है ना प्रशिक्षण ना मिले, उन्हें पहले ट्रेन न किया जाए कि जैविक खाद जो है, फर्टिलाइजर जो है वो कैसे बनाई जाएगी और कैसे धीरे धीरे उसको
जैविक खेती को बढ़ाया जाएगा। ये सब किए बिना अगर अब अचानक जो है ना रासायनिक खाद जो है, केमिकल फर्टिलाइजर जो है, उसके उपयोग को अगर आप जो है ना बैन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो इसका विपरीत असर जो है वहाँ की इकोनॉमी पर पड़ा। और कोड़ में खाद जिसे हम कहते हैं कि टूरिज्म के कारण भी बढ़ा, तो वहाँ पर विदेशी मुद्रा का जो भंडार था, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व डॉलर में होता है, वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो उनके जो है जो घरेलू जरूरतें थी, उसके लिए वो विदेशों पर निर्भर कर गए। अब विदेशों में से अगर आपको कोई सामान इंपोर्ट करना है तो विदेशी मुद्रा चाहिए, और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। जब जनता ये देखती है कि महंगाई इतनी बढ़ गई और आय का कोई साधन नहीं है, तो जो हमारे टीवी चैनलों ने हमको दिखाया, हमको न्यूज दी कि कैसे पेट्रोल डीजल है नहीं, कैसे जो आम जनता जो खाती है, यानी दाल चावल भी जो है ना उसकी कीमतें जो है इतनी बढ़ गई। जो खाने का यानी कि कुकिंग मीडिया जो होता है, वहाँ पर गैस नहीं मिल रही है, वहाँ पर सीएनजी नहीं मिल रही है, तो आदमी खाए कैसे? ये गंभीर समस्या वहां पर पैदा होगी कि अगर आपके पास में दाल चावल है भी, मगर अगर कुकिंग मीडिया नहीं है, तो वहां की गृहिणियां वहां के फैमिली में चावल को कैसे उबालेंगे, दाल को कैसे उबालेंगे, क्या कच्ची खा लेंगे? ऐसा तो संभव नहीं होता है। अल्टीमेटली वहां पर केरोसिन पर गए, मगर केरोसिन भी नहीं मिला, तो न्यूजों में ये दिखाया कि लकड़ी जलाकर, चूल्हे बनाकर जो है ना वहां पे जनता को जो है ना अपनी भूख को खत्म करना पड़ रहा है। तो ये सब बातें जो है एक आम जनता के लिए असंतोष को फैलाने के लिए, डिस्कंटेंट को फैलाने के लिए काफी था। इस कारण जो है ना वहां की जनता जो है ना बदहवास होकर सड़कों पे उतर गई, और उसने जो है ना वहां का जो भी राजनीतिक नेतृत्व है, उसको लगभग जो है ना ऐसी चुनौती दी कि वहां के राष्ट्रपति और उनके फैमिली के मेंबर्स, और क्योंकि वहां पर जो है ना एक ही परिवार का वहां की राजनीति के ऊपर अपना प्रभुत्व था, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो आर्थिक मंत्री हैं, इन सबको जो है ना एक तरह से जो है ना देश निकाला का आदेश वहां के जनमानस में, यानी आप ये इस चीज के महत्व को आप जो है ना समझिए कि अगर आर्थिक कोलैप्स के कारण जो जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी चीजें अगर जनता को नहीं मिलती हैं, तो फिर किसी तंत्र से उसको उस विद्रोह वाली स्थिति को टाला नहीं जा सकता। वहां पर कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, आपस में कोई जनता के बीच में कोई सशस्त्र संघर्ष या सशस्त्र बलों के साथ में जनता का बीच में ऐसी कोई बड़ी गोलाबारी हो रही है, कोई आपस में जो है ना वर्ग लड़ रहे हैं, ऐसा कहीं से भी जो है ना ऐसी सूचना नहीं है। इतना जरूर है कि ऐसी संभावनाएं बनी, मगर अब आज की स्थिति में जो है
उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री सब जो है ना, उनका कहीं अता पता नहीं कि सिंगापुर में कहाँ है। और जनता जो है ना यहाँ पे चीख रही है, चिल्ला रही है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इनको अपराधी घोषित किया जाए। वो एक वहाँ की पॉलिटिक्स हो सकती है, उसका जो है ना मेरा विश्लेषण करना उतना आवश्यक नहीं है। मगर मैं एक चीज जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास को आप अगर उद्देश्यहीन बनाएंगे, इसका कोई आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, और आर्थिक विकास की सीमाएं क्या होती हैं, इसके कंजम्पशन के ऊपर जो है ना क्या कंट्रोल होना चाहिए, क्या इसकी सीमाएं होनी चाहिए, अगर आप अपनी जनता को आर्थिक विकास की इन आवश्यकताओं से परिचित नहीं कराएंगे, उसको एजुकेट नहीं कराएंगे, उसमें अगर इस चीज की अवेयरनेस हो नहीं करेंगे कि हम असीमित फिजिकल जिसे कहते हैं भौतिक जो है लक्ष्य जो है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके पास में प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है कि एक न एक स्तर पर पहुंचकर आपको इस बात को जनता को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हमारी सीमा है, इसके अंदर ही हमको रहकर जो है अपना उपभोग का स्तर यानी कंजम्पशन का स्तर, अपने जीवन जिसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं उसका क्या सीमा है, ये सब चीजें हम सामने रखनी पड़ेगी। तभी हम इस तरह की घटनाओं के पहले होने के पहले ही हम जनता को एक संदेश दे सकते हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं उसको आप भी समझ लीजिए, और आर्थिक विकास के हमारे जो लक्ष्य हैं वो इस तरह से ही निर्धारित किए जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी आदर्श को सामने रखें, किसी आइडियल को सामने रखें। आइडियल रखे बिना कि हमें किस आदर्श का पालन करना है, अन्यथा जो है विचारधाराओं का जो आपस में जो संघर्ष है, अगर आइडियल एक नहीं होगा तो हमारा जो है जो भागीदार जो पार्टिसिपेशन है हमारे आर्थिक विकास के, जो भी इसके जो सहयोगी हैं, उनके पास क्या संदेश जाए, ये प्रश्न गंभीर है। और IMF और दूसरे वित्तीय संस्थान इस तरह कुछ टेम्परेरी लोन देकर, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करके एक सुधार की स्थिति तो बना सकते हैं, मगर ये कोई आदर्श इनके सामने इनके ऊपर ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करें, कैसे अपने लोगों को, अपनी जनता को जो है ना उनको एजुकेट करें, कैसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जो सस्टेनेबल हो के साथ साथ विकास भी करे, और जो भौतिकता के जो भौतिक लक्ष्य हैं यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये वो सब इसको अपने नियंत्रण में रखें, और जनता का बीच में एक सामंजस्य की स्थिति को बना के, क्योंकि ये
एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसे हमें श्रीलंका में जो हो रहा है उसको एक पॉइंटर से कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका संकेत, पॉइंटर दिशा संकेत को समझना पड़ेगा, क्योंकि लगभग यही स्थिति हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। अफ्रीका के कई देशों में ऐसा हो रहा है और भी कई व्यवस्थाएं जिसे हम अति विकसित व्यवस्था कह सकते हैं, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, उसकी इकोनॉमी को भी जो है ना अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। वहां भी महंगाई का स्तर जो है ना अभूतपूर्व 10%, 10% वहां की जनता त्रस्त हो रही है कि हम कैसे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करें। वो जो पहले उपभोग करते थे उनका जो कंजम्पशन का जो स्टैंडर्ड था वो आजकल चुनौती भरा हो गया, क्योंकि जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही है। अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़नी चाहिए, अगर उस गति से ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। वो अर्थव्यवस्था संकुचन के, कॉन्ट्रैक्शन के स्थिति में पहुंच जाती है। यही घटनाएं पूरे यूरोप में हो रही है। वहां भी यही समस्या है। यूक्रेन वॉर ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया। तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इसी दुर्दशा जिसे हम कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, उसका शिकार होने वाली। आज नहीं तो कल भारत अपने आप को इस तरह की संभावनाओं से अछूता नहीं रख पाएगा, क्योंकि आज जो भी वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जो होता है उसका प्रभाव हर देश पर पड़ता है। हमने कुछ कहना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसे, जिसे मैं कहता हूं कि समाज के निचले वर्ग को, मध्यम वर्ग को कुछ हमने ऐसी राहत देने की व्यवस्थाएं बना के रखी है कि एकदम जो है ना असंतोष या एकदम जो है ना कोई विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं होगी। मगर इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में भी महंगाई के कारण जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है वो परेशान है, असंतोष है कि इतना महंगा गैस का सिलेंडर कैसे खरीदें, पेट्रोल कैसे खरीदें। हम इन सब का विकल्प ढूंढ रहे हैं और आशा है कि हम इस आशा क्या है, विश्वास करना चाहिए, हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे। मगर फिर भी हमें इस बात के महत्व को समझना पड़ेगा, हमारे राजनीतिज्ञों को भी समझना पड़ेगा कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ लक्ष्य नहीं दे पाएंगे, कोई आदर्श नहीं दे पाएंगे कि कितना आर्थिक विकास हम कर सकते हैं, तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी आप ये करती जाएगी, मगर आप कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी जोड़ पाएंगे? भारत में क्या उतने प्राकृतिक संसाधन हैं?
ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ जो है ना हमें मदद करती है, मगर फिर भी उसकी भी एक सीमा है। उसकी भी एक आपको विकल्प के रूप में कई चीजें उपलब्ध हो भी, तो भी आर्थिक विकास का आदर्श आपको भी तलाशना पड़ेगा और वो जनता के सामने रखना पड़ेगा कि ये लक्ष्य है, इसके बाहर जाके हम आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे। और इससे ज्यादा अगर हम आगे आर्थिक विकास को अगर सपने हम दिखाएंगे तो उन सपनों का विखंडन होना और फिर असंतोष होना, फिर समाज में टकराव होना, ये सब तथ्य जो है सामने आपके रखे जा सकते हैं। समझने की बात है कि आदर्श के बिना, एक आइडियल के बिना, सामने रखे बिना आप एक अंधी दौड़ को का सपना जनता को नहीं दे सकते। एक आम आदमी ऐसे लक्ष्यों को जो जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसमें भागीदार नहीं बन सकता। एक न एक दिन श्रीलंका जैसी ही स्थिति भारत में भी हो सकती है। हमारी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एक चुनौती का सामना करने लगी और वर्ग संघर्ष चालू हो जाएगा, क्योंकि असमानता और समानता, इसके बीच का जो अंतर है, इक्वलिटी का और इनइक्वलिटी का, इसका एक सीमा को निर्धारित किए बगैर आप ना तो इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, समता की बात कर सकते हैं, ना इनइक्वलिटी की बात कर सकते हैं। इसलिए इक्वल और अनइक्वल जो जनता है उनके बीच में वैचारिक संघर्ष और फिर आर्थिक संघर्ष, और आर्थिक संघर्ष से फिर उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, ये आज न कल हमारे देश को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है, कैसी है, इसके लिए मैंने एक किताब लिखी थी आज से लगभग 35 साल पहले। उसका भी उल्लेख जो है मैंने अपनी वेबसाइट में इसका किया हुआ है कि, और उसका कुछ स्पष्टीकरण भी जो है ना मैंने देना चालू किया है, उसको समझाने का प्रयास भी चालू किया है। वो आगे के सत्रों में मैं इसको भी आपके सामने अपने विचार रखूंगा। तब तक के लिए आपने इतना समय दिया, आपने इतना सुना। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में, आर्थिक विकास के बारे में चर्चा को प्रारंभ करें। आप जो है एक समूह बनाकर इस बारे में जो है ना जनता को समझाएं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, जैसा मैंने कहा, वो एक सिर्फ दिशा को क्या होगा आगे, इस ओर जो है ना हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, और उसके जो कारण है उनका विश्लेषण करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने एक निरपेक्ष प्रयास आपके सामने रखा है, और अगर आप इसे उपयोगी मानते हैं तो कृपया सहयोग करें। धन्यवाद।